नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर जो किया, यानी कि उनके प्रेसिडेंट मैडुरो को कैप्चर करके उठा करके लेके चले गए, उससे पूरा विश्व स्तब्ध है। यहाँ हर व्यक्ति बात कर रहा है कि इंटरनेशनल लॉ का राज खत्म हो गया है और अब माइट इज़ राइट की सिद्धांत वापस आ गए हैं। और आगे क्या होगा, लोगों में बड़ी एक घबराहट है, बड़ी एक बेचैनी है और एक कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी कभी वर्ल्ड में रही नहीं और एक रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। कि मैं इस चीज़ से ये कहूँगा कि मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ इस चीज़ से नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। अगर आप इंटरनेशनल लॉ और रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो शायद कभी भी एक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उसका एक जो प्राइमरी और एक बेसिक फीचर रहा है वो है एनार्की, इंक्लूडिंग इवन पहले जो बैलेंस ऑफ पावर वाला जो सिस्टम चलता था, आपका मान के चले 18th एंड 19th सेंचुरी वगैरह, उसके अंदर भी जो है कोई एक कंट्री वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर रहा था। वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें यूरोप में डिफरेंट पावर्स थे, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड ब्रिटेन हो, उधर अमेरिका हो, इधर रशिया हो, ऑस्ट्रिया हंगरी हो और चेकोस्लोवाकिया हो। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था सिस्टम। उसके अलावा इधर एशिया के अंदर कुछ हद तक चाइना, जापान ये पावर्स थे, इंडिया तो एक कॉलोनी थी। ये तो एक ये जो था वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था जिसके अंदर कुछ कंट्रीज बेसिकली अपनी ताकत के बल पर, अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री माइट के बल पर दुनिया की सारी चीज़ों को तय करते थे और डिसाइड करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ पहले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की इस उम्मीद में कि ये आगे तमाम तरह के झगड़ों को कंट्रोल करेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेगी और पीस रिस्टोर करेगी। और ये जहाँ जहाँ पर इस तरह के हालात बनते हैं, कोई कंट्रीज रिविजनिस्ट बन जाते हैं, तो वो हमारे लिए मतलब वहाँ पर उनको जाकर के रोकेगी और उनके रिविजनिस्ट बिहेवियर को चेक करेगी। लेकिन वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि लीग ऑफ नेशंस की कोई अपनी फौज नहीं थी। और जिस तरह से जब फ्रांस को लगातार ये घबराहट थी कि जर्मनी वापस अपने आप को रीमिलिटराइज करेगा, और 1930s में उसने जब किया, लीग ऑफ नेशंस उसको रोक नहीं पाई और लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई। फिर दुनिया एक बिल्कुल क्योस और एनार्की वाले एक कहते हैं दौर में घुस गई। जर्मनी ने सारे रूल्स को और सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको धता बताते हुए तमाम तरह का अपना एक एक्सपेंशन और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट शुरू कर दी, चाहे वो आपका स्वीडनलैंड की हो, चाहे सार कोलफील्ड्स की हो, चाहे म्यूनिक, चाहे कि पोलैंड की हो, चेकोस्लोवाकिया की हो। और उसके बाद फाइनली दूसरे पावर्स को भी इसमें आना पड़ा और एक बड़ी भीषण और बड़ी ब्लडी जंग हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसको हम देखते हैं। और उसके अंत में अमेरिका ने भी जापान के अंदर करीब 1.5 लाख लोगों को न्यूक्लियर बॉम्ब चला करके और वहाँ पर पूरा वेपराइज कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई आपको बहुत ज़्यादा रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नज़र आता नहीं है। उसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको बेसिकली 2 ब्लॉक्स ही डिसाइड करते रहे, वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय द यूएस और उधर रशियन ब्लॉक जो था कम्युनिस्ट ब्लॉक लेड बाय द रशिया। और बाकी उसमें कुछ और पावर्स भी थे, चाइना वगैरह, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज थे, नए नए कॉलोनियल डोमिनेशन से जो मुक्त हुए वो कंट्रीज थे, मगर उनका कोई खास उसमें जोर नहीं था। तो जोर बेसिकली कंट्रोल जो था वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस का ही था। 1990 के अंदर जब रूस का कोलैप्स हुआ और विक्टन होने के बाद तो एक तरह से अमेरिका का प्योरली यूनिलैटरल मोमेंट था और वेस्ट लेड बाय अमेरिका उसी का दबदबा था, नेटो का ही दबदबा था। और उसके बाद इन लोगों ने, नेटो ने एक्सपेंशन ईस्टर्न यूरोप में शुरू किया, वहाँ के सारे रशिया, रूस की नाक के नीचे जाकर के उन्होंने अपना एक्सपेंशन शुरू किया जॉर्जिया में, और वो वहाँ तमाम तरह के जो कलर रेवोल्यूशंस के बारे में हम बात सुनते हैं वहाँ पर उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के नाम पर कई सारे कंट्रीज़ के अंदर अमेरिकन ने इंटरवेंशंस किए, रेजीम चेंजेस किए, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, फिर सीरिया हो, लिबिया हो। तो हर जगह हमने एक दादागिरी तो देखी है अमेरिका की। और लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है कि लोग इतना एक तरह से आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कोई बहुत नई बात नहीं हुई है, लेकिन जो छोटे मोटे जो कहते हैं ना एक इंस्टीट्यूशंस जो दिखाने के लिए भी रखे हुए थे वो भी अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले कोई चीज़ अगर करनी है तो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू आप रेजोल्यूशन पारित करवा करके और कुछ डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप जो है एक ग्लोबल अलायंस, चाहे वो बिल्कुल ही एक फिक्टिशियस टाइप का, बिल्कुल ही कहते हैं ना कमज़ोर अलायंस हो, उसको भी आप क्रिएट करके आप करते थे। जैसे कि अमेरिका का अफगानिस्तान में जो इंटरवेंशन था, जो तो उसके अंदर ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर जब लॉन्च किया उन्होंने, तो उसमें अब कई सारे कंट्रीज को अपने साथ लिया, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से बेसिकली वो अमेरिकन एफर्ट ही था। आज जो हो रहा है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि
चाइना जो है वो अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है, वो भी यूएन के रूल्स और आपका जो यून क्लॉज वगैरह जो है उनको नहीं मानता, उनके वर्डिक्ट को नहीं मानता। अमेरिका ओपनली सारी की सारी इंटरनेशनल बॉडीज से विड्रॉ कर रहा है। तकरीबन अभी हाल फिलहाल ही उसने करीब 66 इंटरनेशनल बॉडीज से विड्रॉ किया है। रशिया यूक्रेन के अंदर एक जंग पिछले 4 साल से लड़ रहा है और उसने साफ ये कह दिया कि वो नेटो का एक्सपेंशन इस एरिया में बर्दाश्त नहीं करेगा। कई सारे कंट्रीज के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सरकारें बना करके बैठ गए। जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, सीरिया में एक ऐसा जिहादी जो पहले आईसिस का टेररिस्ट कमांडर था, आज सूट पहन करके सीरिया का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और वो यूएन की मीटिंग्स में जाता है और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से मिलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, सो कॉल्ड इंटरनेशनली जो हमने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए थे, वो नेचुरल रूप से एक अंदर से कोलैप्स कर रहा है, वीकन कर रहा है और एक तरह से क्या है ना, फॉल हो रहा है पूरा का पूरा। फिर दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ग्लोबल कम्युनिकेशन लेवल पर जो कम्युनिकेशन की जो क्रांति हो रही है और जो सोशल मीडिया का जो स्प्रेड हो रहा है, उससे डेमोक्रेसी के ऊपर एक नेचुरली खतरा मंडराता जा रहा है। मैनिपुलेशन का, इंफॉर्मेशन का फ्लो और इंफॉर्मेशन की मैनिपुलेशन की संभावना इतनी बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वो डेमोक्रेसी हो या उसके लिए एक बहुत बड़ा सोवरेंटी हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन करके आ रही है। तो आई थिंक हमें इस बात के ऊपर तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। मेरे हिसाब से तो ये वर्ल्ड ऑर्डर कभी रूल्स बेस्ड था ही नहीं। डेफिनेटली एक आंख की शर्म के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस जरूर मेंटेन कर रखे थे। आज वो इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल लोग सरेआम उनको वायलेट कर रहे हैं और बिना शर्म के वायलेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि ये जो अभी हो रहा है उसको एक होलिस्टिक सेंस में देखा जाना चाहिए। ये संक्रमण का दौर है, आपका जो है वर्ल्ड ऑर्डर वो कंप्लीटली चेंज हो रहा है। आज अमेरिका को भी पता है कि उसकी अथॉरिटी वो नहीं है जो कि अमेरिका जो रूस के विक्टन के बाद थी, जिसको हम अमेरिका का यूनिलैटरल मोमेंट कहते हैं। आज रशिया वापस जो है खड़ा हो चुका है और रशिया भी अपनी एक एम्पायर बिल्डिंग की तरफ सोच रहा है। चाइना जो है एक बहुत ही मजबूत पावर के रूप में इमर्ज हो चुका है। उधर से ग्लोबल साउथ के अंदर भी कई सारे कंट्रीज, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, वो एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट इकोनॉमीज के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। उधर से मिडल ईस्ट के अंदर भी जो है अमेरिकन प्रेजेंस के खिलाफ विद्रोह होता जा रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिकन को भी ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर दिया, चाहे वो वॉर्स हो, चाहे ग्लोबल मिलिट्री फुटप्रिंट हो या स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट के तौर पर, तो वो भी विड्रॉ करने के मूड में है। तो हम देखेंगे कि मोटा मोटा जो मूवमेंट जो हो रहा है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ये मूवमेंट हो रहा है। अमेरिका की जो लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है उसके अंदर भी ट्रंप ने बड़े खुले तौर पर यह कहा है कि अब हम नहीं चाहते कि हम दुनिया में जो छोटे छोटे कोनों में कहीं जंगें हो रही हैं तो उनमें अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को ज़ाया करें। ट्रंप ने यह कहा है कि माई लेगेसी विल नॉट बी नोन फॉर द वॉर्स वी फॉट बट फॉर द वॉर्स वी प्रिवेंटेड एंड द वॉर्स वी अवॉइडेड। तो इससे ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ट्रंप अमेरिका को अब एक अमेरिका की प्रायोरिटी सेट करना चाहता है और उसने साफ कहा है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि जो अमेरिकाज है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये उनका जोन है, वहां पर किसी किस्म की फॉरेन इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले ये बात मुनरो डॉक्ट्रिन के अंदर वो 1900 में लेकर के आए थे, जब ये कहा था कि जो साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका उनका जोन है और वहां पर किसी भी किस्म की फॉरेन पावर की दखलंदाजी, चाहे वो ट्रेड कनेक्शंस के थ्रू हो, चाहे वो मिलिट्री कनेक्शंस के थ्रू हो, दे विल नॉट टॉलरेट। बाद में हमने देखा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का भी कारण कुछ यही डॉक्ट्रिन ही था। वहाँ पर क्यूबा चूंकि रूस के फोल्ड में जा रहा था, अमेरिकन नहीं चाहते थे, तो वहाँ पर एक मेजर मिसाइल क्राइसिस इमर्ज हुआ। तो आई थिंक आपस अब मुनरो डॉक्ट्रिन की एक तरह से एक वापसी हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप के अंदर, और इस बार जो है वापस एक जो ब्रूट पावर अमेरिका की जो मिलिट्री माइट जो हमें देखने को मिलती है वो इसके पीछे इसको सपोर्ट करती हुई और इस मुनरो डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट करती हुई हमें नजर आ रही है। तो आगे का जो हम दौर देखने वाले हैं उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि वर्ल्ड में अलग अलग पावर्स के जो पोल्स होंगे, जैसे कि यूरोप है तो वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग ये होगी, ईस्टर्न यूरोप का जो जोन है, सेंट्रल एशिया का जो जोन है, वहाँ पर रशिया को छूट दी जाएगी और अमेरिकन और इवन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को टैसिटली एग्री करेंगे कि वो उनका जोन है, वहाँ पर वो किसी किस्म की इंटरफेरेंस खुद ना करना पसंद करेंगे और ना रशियंस बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए आज
जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं उसके अंदर भी हम ट्रंप का रवैया देख सकते हैं। ट्रंप कोई बहुत खास मूड में नहीं है कि इनको सपोर्ट करें। यूरोपियंस को भी उसने कह दिया है कि आप अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा खुद करें, क्योंकि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, और ये जो रूस के साथ आपका जो एक बेलिजरेंट स्टैंड आपने ले रखा है उसमें हमसे कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद मत कीजिए। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बनेगी कि रूस के ऊपर, बेसिकली ईस्टर्न यूरोप के ऊपर तो जो है कंट्रोल रशिया का एक वो रहेगा, सेंट्रल एशिया के अंदर भी उनका डोमिनेशन, और वेस्टर्न यूरोप के ऊपर भी रशिया का कंट्रोल मजबूत हो सकता है विद पार्शियल इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस ऑल्सो। और फ्यूचर के अंदर अगर यूरोपियंस की इसी तरह से बेलिजरेंस बढ़ती रही तो रशियंस भी और ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। ट्रंप ने एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट कर दिया है। लाइकवाइज चाइना की तरफ से भी हमें एक बहुत ही आक्रामक एटीट्यूड देखने को मिल सकता है ताइवान वाले एरिया के अंदर। और जैसा कि अभी जो हालात दिख रहे हैं, ट्रंप जो जिस तरह से वेनेजुएला में वो किया और जो वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उसे देख करके मुझे लगता नहीं कि शायद वो बहुत ज़्यादा ताइवान की मदद करने के लिए आए। और हो सकता है बिकॉज चाइना उस चीज़ को, एग्जाम्पल को एज प्रेसिडेंट कोट करेगा कि भाई आप ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और वहाँ पर हो सकता है चाइना को वो छूट दी जाए। तो चाइना की तरफ से किसी किस्म का एक्शन हमें उस एरिया के अंदर जल्द ही देखने को मिल सकता है। अब बात आती है भारत की। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साउथ एशिया के अंदर तो भारत ही एक डोमिनेंट कंट्री है, और शायद इसके लिए रशियंस भी इस बात को मानते हैं। मेरी कई स्तर के ऊपर वहाँ के जो प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, डॉक्टर अलेक्जेंडर डुगिन वगैरह से निजी लेवल पर भी इनमें बड़े डिस्कशंस हुए इन इश्यूज़ के ऊपर, और भी वहाँ के जो बड़े जो प्रोमिनेंट जो पुतिन की जो क्लोज कोर्ट में थिंकर्स वगैरह उनके भी विचार मैंने जाने हैं। वो भी इसी वर्ल्ड ऑर्डर की एक परिकल्पना कर रहे हैं कि जहाँ पर अलग अलग एरियाज में अलग अलग सिविलाइजेशन स्टेट्स का कंट्रोल होगा। वेस्टर्न हेमिस्फीयर की हमने बात की, जहाँ पर अमेरिकन सिविलाइजेशन स्टेट है उसके कंट्रोल रहेगा, और उस चीज़ को रूस भी इस चीज़ को मानता है और एक्सेप्ट करने को तैयार है। इसी तरह से यूरोपियन जोन में वो अपने कंट्रोल की बात करेगा। साउथ ईस्ट एशिया और जो साउथ चाइना सी है उस एरिया में चाइना को वो स्पेस दिया जाएगा। लाइकवाइज साउथ एशिया के अंदर भारत के लिए वो स्पेस है, लेकिन क्या भारत में वो सामर्थ्य, वो शक्ति है कि भारत उस तरह से अपने कंट्रोल को दिखा सके? वर्तमान स्थिति में तो नहीं। भारत डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर उतनी ताकत नहीं रखता कि वो जिस तरह जो बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं उनको बदल सके, या मालदीव में जो हो रहा है उनको बदल सके, या पाकिस्तान में जो हो रहा है उनको बदल सके। भारत जाहिर तौर पर एक बड़ा देश है, साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जो मिलिट्री और जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट होता है उसमें वो लगभग वो उसमें जो है इनसे कोई बहुत ज़्यादा एक बड़ा नहीं मान सकते आप उनको। फिर चाइना का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़बरदस्त है। चाइना भी भारत को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। नेपाल में चाइना का प्रभुत्व काफ़ी मजबूत है, भूटान के अंदर उनका दबाव बढ़ता जा रहा है, बांग्लादेश में उनकी प्रेजेंस है, पाकिस्तान और चाइना का गठजोड़ तो हम जानते ही हैं, श्रीलंका में चाइना की प्रेजेंस है, मालदीव में चाइना की प्रेजेंस है। और भारत का उतना सामर्थ्य नहीं है कि इस एरिया के अंदर वो अपने आप को एक सोल और एक सबसे कहता है ना यूनिलैटरल पावर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सके। तो डेफिनेटली इस एरिया के अंदर अब यहाँ तो एक तरह से राइवलरी रहेगी भारत और चीन के बीच में, और भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर भी, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट सर उठा रहे हैं और भारत सरकार का जो कमज़ोर और कायरतापूर्ण रवैया हमें नज़र आ रहा है अभी तक, उसके हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगती नहीं है कि एक इंडिया एक डोमिनेंट पावर के तौर पर साउथ एशिया में भी इमर्ज होकर के आ पाएगा। तो कुल मिलाकर के वर्ल्ड ऑर्डर अब होने वाला है मल्टीपोलर, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। इस संक्रमण काल में अभी और भी हम कई सारी कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट थिएटर एक यूरोप का काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। चाइना का एक्शन के बारे में मैंने बात की। साउथ एशिया के अंदर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्शन हो। उसी तरह से मिडल ईस्ट के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स अभी तो लग रहा है कि शायद काफ़ी शांत हो गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह और हमास इतनी जल्दी हथियार डाल देंगे, और कहीं ना कहीं शायद इजराइल को वापस एक एस्केलेशन करना पड़ेगा और वो प्रक्रिया वापस शुरू होगी। और जो इनका जो प्लान है गाजा को एक मॉडर्न सिटी के तौर पर डेवलप करना, तो वो एक बहुत ही अनरियलिस्टिक प्लान लग रहा है, बिकॉज उसके लिए आपको वहाँ की मैसिव पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और वहाँ पर पॉपुलेशन अपने आप में इतनी रेडिकलाइज्ड है कि आप कॉम्बेटेंट्स और नॉन कॉम्बेटेंट्स में डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते। उतने लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन को आप कहाँ डिस्प्लेस करेंगे, कहाँ भेजेंगे? क्या उसको इजिप्ट लेगा, क्या उसको सऊदीज लेंगे, या उसको पाकिस्तान भेजेंगे? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं।
और तो और मिडिल ईस्ट के अंदर एक इस्लामिक नेटो की भी बात चल रही है, इस्लामिक नेटो के आने की भी बातें हो रही हैं। सऊदी और टर्की के बीच में जो कि रिश्ते बहुत खराब हुआ करते थे, आज वो रिश्ते थोड़े से ठीक होते नजर आ रहे हैं। सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक पैक्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस्लामिक ब्लॉक हमें खड़ा होता हुआ नजर आए, जिसके अंदर तुर्की, सऊदी, पाकिस्तान शायद मजबूती से इसराइल को चैलेंज करे फ्यूचर के अंदर, और अमेरिकन को भी इंटरवीन करना पड़े। हाल फिलहाल अगर इसी बीच में अगर कोई मेजर टेररिस्ट अटैक हो जाता है इसराइल में या वेस्ट के अंदर किसी कंट्री में, अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के लिए ये एक कंपलसरी स्टेप बन जाएगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर मैसिव इन्वॉल्वमेंट हो और वहां पर आग और भड़के और हालात खराब हो। तो कुल मिलाकर के आगे के जो 3-4 साल हम देखने वाले हैं उसके अंदर जंगें, कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बढ़ेंगी, और इंटरनेशनल जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसका एक प्रोग्रेसिवली आप सो कॉल्ड डिक्लाइन आप देखते जाएंगे। यूएन जैसी संस्थाएं बिल्कुल ही ऑलमोस्ट इररेलेवेंट और कंप्लीटली एक तरह से कहते हैं ना अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर देंगी, और फिर जब ये चीजें स्टेबलाइज होनी शुरू होंगी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ नए मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर्स आएंगे विद न्यू मल्टीलैटरल ईथोस एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। शायद तब जो कंसेंसस हो, उस वक्त जो पावर्स उस हाई डिप्लोमेटिक टेबल पर बैठ करके नेगोशिएट करें, तो फिर एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था निकल के आ सकती है। क्योंकि उस वक्त जो पावर्स नेगोशिएट करेंगे वो सिर्फ वेस्ट नहीं होगा, उस वक्त अमेरिकन भी उस टेबल पर बैठे होंगे, चाइना भी होगा, जापान भी होगा, रशिया भी होगा, भारत भी होगा, ब्राजील भी होगा, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भी होगी, मिडिल ईस्ट की रिप्रेजेंटेशन भी होगी। तो चूंकि जब एक साथ मिलकर के वर्ल्ड के इतने जो अलग अलग सिविलाइजेशन पावर सेंटर्स हैं बैठ करके चीज़ें डिसाइड करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं एक इक्विटेबल और एक मोर रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर सामने निकल करके आएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।